अब हम लोग ये बात करेंगे कि राष्ट्रवाद के उद्भव के कारण क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हेडिंग डाल लेते हैं, राष्ट्रवाद के उद्भव के कारण। राष्ट्रवाद के उद्भव के कारण। जैसे हमने ये बात किया है आपसे कि अक्सर ये प्रश्न होता है कि राष्ट्रवाद अंग्रेजी शिक्षा का परिणाम है, तो क्या वास्तव में ऐसा है? ये हम देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे कि अगर ऐसा नहीं है तो राष्ट्रवाद कैसे कैसे उद्भव होता है भारत में, इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब उद्भव के कारणों में जो पहला कारण होगा, उसको समझने का प्रयास करिए। वो कारण होगा कि भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना, ब्रिटिश शासन की स्थापना और ब्रिटिश शासन की स्थापना के परिणाम स्वरूप, जैसा आप जानते हैं कि अंग्रेजों का शासन जब स्थापित हो जाता है तो उन्होंने अपनी नीतियां लागू की। अब ये औपनिवेशिक शासन था तो औपनिवेशिक नीतियां थी। औपनिवेशिक नीतियों का मतलब है कि उनका शोषणकारी स्वरूप होना, भारतीयों का उनके द्वारा शोषण होना। तो यहाँ पर देखिए, तो ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद औपनिवेशिक नीतियां लागू हो जाती हैं। बहुत ध्यान से समझना। और सभी लोग ऐसे चार्ट जैसे बनाया है हमने, इसको नोट करते रहना, आपका एक प्रकार से नोट्स हो जाएगा। और इसको अपना वीडियो को रोक रोक करके आपको लिखते रहना है सारे पॉइंट्स को, तो एक अच्छा खासा नोट्स आपका तैयार हो जाए। औपनिवेशिक नीतियां हैं, और ये जो नीतियां हैं ये सभी क्षेत्रों में है। जैसे प्रशासनिक क्षेत्र में, आपने देखा होगा कि डलहौजी की हड़प नीति आ रही है, सहायक संधि आ रही है, तमाम अधिकारियों की नियुक्त हो रही है, एक जैसे न्यायालयों की व्यवस्था हो रही है। ये सब राजनीतिक नीति, में यानी राज्यों के संदर्भ में जो नीतियां बनाई गई हैं उसमें आप सहायक संधि भी लिख सकते हैं, हड़प नीति भी लिख सकते हैं, रिंग फेंस पॉलिसी भी लिख सकते हैं। इस प्रकार की अधीनस्थ पृथक्करण की नीति आप लिख सकते हैं। तो ये जो नीतियां आ रही हैं, अंग्रेजों ने जो राजनीतिक नीतियां अपनाई हैं और जो आर्थिक नीतियां अपनाई हैं, आर्थिक नीतियों में आप जैसे देखिए भू राजस्व नीतियां, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, इस प्रकार की इजारीदारी व्यवस्था, अनौद्योगीकरण की नीति आपने देखा होगा, कृषि की वाणिज्यीकरण की नीति देखा होगा, रेलवे के विकास की बात। तो ये जो आपकी आर्थिक नीतियां हैं, सबका चरित्र कैसा है? सबका चरित्र ये है, इनसे ब्रितानी हितों को मजबूत बनाना है, ब्रितानी शासन को सुदृढ़ बनाना है, इनका अपना उद्देश्य है। सामाजिक सांस्कृतिक नीतियां, सामाजिक सांस्कृतिक नीतियां, अब जैसे शिक्षा की नीति है, तो शिक्षा की नीति का उद्देश्य कहीं भी भारतीय लोगों का कल्याण तो नहीं था। ये उद्देश्य तो नहीं था कि भारतीयों को शिक्षित बनाना है, लोक कल्याण करना है। इसका मानववादी स्वरूप तो था नहीं, मानवतावादी स्वरूप तो था नहीं शिक्षा का। शिक्षा के माध्यम से क्या करना चाहते थे? शिक्षा के माध्यम से अंग्रेज अपने शासन को मजबूत बनाना चाहते थे, उसको सुचारू रूप से संचालित करने का उद्देश्य था, ब्रितानी हितों को पूरा करने का उद्देश्य था। तो इस प्रकार का ये दृष्टिकोण लेकर आते हैं। अब ये जो भी नीतियां हैं, प्रशासन से संदर्भित नीतियां हैं, राजनीतिक नीतियां हैं, आर्थिक नीतियां हैं, सामाजिक सांस्कृतिक नीतियां हैं,
ये सब औपनिवेशिक है। इसका तात्पर्य ये है कि शोषणकारी है। तात्पर्य ये है कि शोषणकारी है। और जब लोगों को इस बात का एहसास हो जाता है कि नीतियां शोषणकारी हैं, लोगों के मन में असंतोष जन्म लेगा। बहुत ध्यान से समझना, जब शोषणकारी होंगी तो लोगों के मन में असंतोष होगा। अब इस असंतोष का समाधान होना आवश्यक है। अब समाधान कैसे होगा? अगर किसान परेशान है आर्थिक नीतियों से, मजदूर परेशान है, अनौद्योगिकरण की नीति से जो हमारे यहाँ शिल्पकार वर्ग है वो परेशान है, व्यापारी वर्ग परेशान है, तो जब सभी परेशान हैं तो कोई ना कोई समाधान होना चाहिए। राजनीतिक नीतियां हैं, प्रशासनिक नीतियां हैं, राजा महाराजा असंतुष्ट हैं और जो राज्यों पर निर्भर लोग हैं वह भी असंतुष्ट हैं। जब उनको ये समझ में आ जाता है कि ये सब नीतियां हमारे विरुद्ध हैं, हमारे शोषण के लिए हैं, उनमें असंतोष हो जाता है। अब असंतोष का समाधान कैसे होगा? अगर कोई जनजाति वर्ग का व्यक्ति या किसान वो जाता है प्रशासन के पास में तो कोई सुनवाई नहीं है, न्यायालय जाता है तो कोई सुनवाई नहीं है। सारे के सारे कानून मध्यस्थ वर्ग, बिचौलिया वर्ग और सरकार के फेवर में ही हैं और लागू करने वाले भी वही लोग हैं, कहीं सुनवाई नहीं होती। अगर वो कोर्ट जाते हैं तो ना तो उनको कानून समझ में आते हैं। आज ही आप देखिए, कोई न्यायालय नहीं जाना चाहता और वो जो व्यवस्था है उतनी दीर्घकालिक है, इतना लंबा समय लगता था, इतनी खर्चीली व्यवस्था थी कि आम लोगों के वश की बात नहीं थी। तो ये असंतोष जो है वो समाप्त नहीं हो पाता, इस असंतोष का समाधान नहीं। इसका अर्थ ये है कि अब लोगों को समझ में आ गया है कि जो ब्रिटिश हित है, बहुत ध्यान से समझना, और जो भारतीय हित है उनमें विरोधाभास की स्थिति है। और यही जो है, यही वास्तव में राष्ट्रवाद का मूल आधार बना देते हैं। राष्ट्रवाद का मूल आधार बन जाता है। यानी अगर आपसे एक लाइन में कहें कि भारत में राष्ट्रवाद के उद्भव का मूल आधार क्या है, राष्ट्रवाद क्यों जन्म लेता है, तो आप यही बताएंगे कि ब्रितानी हित, ब्रिटिश शासक के हित और भारतीयों के हितों में जो विरोधाभास था वो भारतीय राष्ट्रवाद के उद्भव का मूल आधार था। ये पहला पॉइंट। तो भारतीय राष्ट्रवाद के उद्भव का प्रमुख कारण क्या है या प्रमुख कारण क्या है? उनमें पहला कारण होगा कि भारत में ब्रितानी शासन की स्थापना और उसके प्रभाव, जो प्रत्यक्ष प्रभाव हैं, अप्रत्यक्ष प्रभाव हैं, जमींदारों पर हैं, राजा महाराजाओं पर हैं, किसानों पर हैं, दस्तकार वर्गों पर हैं, मजदूर वर्ग पर है, व्यापारी वर्ग पर है। और जब इन लोगों को ये समझ में आता है कि समस्त नीतियां शोषणकारी हैं और ये नीतियां भारतीय हितों के विरुद्ध हैं, कि भारतीय राष्ट्रवाद के विकास का मूल आधार निर्मित कर देते हैं। तो ये तो आपका पहला पॉइंट जिसको आप लिखेंगे। दूसरा पॉइंट, उद्भव के कारणों में जो दूसरा पॉइंट है उसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए। दूसरा पॉइंट है पाश्चात्य शिक्षा। एवं पाश्चात्य विचारधारा। अंग्रेजी पाश्चात्य शिक्षा का मतलब अंग्रेजी शिक्षा। आरंभ में ही हमने कहा कि एक वर्ग ऐसा है, अगर आप हिस्टोरियोग्राफी की दृष्टि से देखें, कि जो साम्राज्यवादी इतिहास लेखक हैं, जो उपनिवेशवादी इतिहास लेखक हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि भारत में जो राष्ट्रवाद का उद्भव हुआ है उसके पीछे अंग्रेजी शिक्षा ही मुख्य कारण है। लेकिन है या नहीं है, अंग्रेजी शिक्षा ने क्या भूमिका निभाई, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। अब पाश्चात्य शिक्षा और विचारधारा का मतलब क्या है कि भारतीय जो हैं वो पश्चिम के विचार से अवगत हुए और ये विचार प्रगतिशील विचार थे। इन विचारों से अवगत हुए, पॉइंट को
नोट करते जाना। यानी भी स्वतंत्रता के विचार से, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विचार से, समानता के विचार से, न्याय के विचार से, व्यक्तिवाद, मानववाद जैसे प्रगतिशील विचारों से अवगत हुए। पूरी दुनिया के साहित्य से परिचित होते हैं इंग्लिश भाषा को जानने के बाद, और खासतौर से यूरोप का जो साहित्य है उससे अवगत होते हैं, इंग्लिश लिटरेचर है उससे अवगत होते हैं, विश्व की घटनाओं से परिचित होते हैं, उनके संज्ञान में आता है इस साहित्य के माध्यम से। तो इस प्रकार से ये एक डेवलपमेंट होता है, और इसी के आधार पर कहा जाता है कि भारतीयों में अंग्रेजी शिक्षा के परिणाम स्वरूप जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित हुआ, राष्ट्रवाद उसी का परिणाम है, ऐसी बात कही जाती है। लेकिन इससे हम सहमत नहीं होंगे। राष्ट्रवाद के उद्भव का मूल आधार क्या है, ये पहले पॉइंट में हमने डिस्कस किया है। अब जब मूल आधार पहला पॉइंट है, यानी भारतीय हित और ब्रितानी हितों का जो विरोधाभास है वो मूल आधार है, तो अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव क्या पड़ा? इसका प्रभाव ये हुआ कि भारत में एक शिक्षित वर्ग जन्म ले लेता है, एक शिक्षित वर्ग जन्म ले लेता है, और चूंकि तमाम प्रगतिशील विचारों से, तमाम वैज्ञानिक दृष्टिकोणों से परिचित था, तो इसका जो दृष्टिकोण है वो आलोचनात्मक है, वैज्ञानिक है, आलोचनात्मक, या आप लिख सकते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। और जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण जन्म ले लेगा तो ये शिक्षित लोग ब्रितानी शासन का विश्लेषण अच्छी तरह से कर पाएंगे। जैसे आपने देखा होगा, उदारवाद का अध्ययन हम लोगों ने किया है या आगे करेंगे आप। उदारवाद में आपने देखा होगा कि आरंभिक राष्ट्रवादी ब्रितानियों की उस विचारधारा से सहमत थे कि वो भारत के कल्याण के लिए आए हैं। व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी में आपने देखा कि अंग्रेज कहते हैं कि हम तो आपको सभ्य बनाने आए हैं, जो काले लोग हैं उनके प्रति हमारा ईश्वरीय दायित्व है, ऐसी बात वो कहते हैं। और इस पर विश्वास भी करते हैं मॉडरेट्स। वो कहते हैं कि अगर अंग्रेज चले जाएंगे भारत से तो भारत में अराजकता फैल जाएगी, इस प्रकार की बात। लेकिन जैसे जैसे आगे समय बढ़ता है, लोगों में आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है, तो उन्होंने ब्रितानी शासन की शक्तियों को भी समझा, अच्छाइयों को भी समझा और सीमाओं को भी समझा। आगे आपने देखा होगा मॉडरेट्स में दादा भाई नौरोजी का नाम, और कैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी देते हैं, धन निर्गमन का सिद्धांत देते हैं, और एक प्रकार में राष्ट्रवाद का एक आर्थिक आधार बना देते हैं, यानी आर्थिक राष्ट्रवाद। उन्होंने दिखा दिया कि ब्रितानी शासन वास्तव में भारत में कल्याण के लिए नहीं आया है, अपितु इसके माध्यम से एक ऐसी प्रक्रिया स्थापित हुई है कि यहाँ से धन और संसाधन बाहर जाते हैं और जिसके बदले में कुछ भी बाहर वापस नहीं आता है। इस प्रकार की बात उन्होंने की, यानी राष्ट्रवाद के आर्थिक आधार को उन्होंने विकसित किया। एक शिक्षित वर्ग हो जाता है। दूसरा पॉइंट, इस शिक्षा के माध्यम से तमाम प्रगतिशील विचार उनसे अवगत हो जाते हैं यहाँ के लोग, जिनकी चर्चा अभी हमने किया है। और ये जो शिक्षित वर्ग डेवलप होता है, कि आगे चल करके यही राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करता है। यानी आप ये कह सकते हैं शिक्षा व्यवस्था ने भारत में नेतृत्व वर्ग को जन्म दिया, नेतृत्व वर्ग को जन्म दिया, आप ऐसा कह सकते हैं। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि ये जो शिक्षा है, पाश्चात्य शिक्षा है, पाश्चात्य विचार है, इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जनतांत्रिक दिशा दिया, जनतांत्रिक दिशा दिया। आपने देखा होगा कि ब्रितानी सत्ता की स्थापना के बाद जो औपनिवेशिक नीतियां आई हैं, जिनकी चर्चा अभी हमने किया है, प्रशासनिक नीतियां, राजनीतिक नीतियां, आर्थिक नीतियां, ये जो नीतियां आई हैं, इनसे एक व्यापक असंतोष जन्म ले लेता है। और ये असंतोष जो है,
इसका इसकी इसके खिलाफ इसको लेकर के प्रतिक्रिया भी होती है असंतोष के कारण। और ये जो प्रतिक्रिया है आरंभिक समय में आपने देखा होगा कि नागरिकों के विद्रोह, जनजातियों के विद्रोह, किसानों के विद्रोह विद्रोह के रूप में दिखाई देते हैं। ये प्रतिक्रिया ही है ब्रितानी सत्ता के खिलाफ जो असंतोष है, उसी का एक प्रकार से उसी को व्यक्त किया है जनजातियों ने, आरंभिक समय में किसानों ने विद्रोह के रूप में। और उसको सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में, यानी उसकी जो उपनिवेशवाद के विरुद्ध एक सामाजिक प्रतिक्रिया है, सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिक्रिया है, उसको हमने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में देखा है। लेकिन शिक्षा के विकास के कारण अब जो विरोध है राष्ट्रीय आंदोलन में, यानी ब्रिटिश शासन का जो विरोध है उस संगठन के माध्यम से, प्रजातांत्रिक तरीके से, तो यह एक डेवलपमेंट है। तो इस प्रकार से प्रभाव पड़ता है शिक्षा व्यवस्था का। तो राष्ट्रवाद के उद्भव के कारणों में ये दूसरा कारण आप लिख सकते हैं। पहला आपने लिखा है, पहला आपने नोट किया है कि भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना, उसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव, इसकी विस्तार से हमने चर्चा की है। दूसरा पॉइंट आपने लिखा है पाश्चात्य शिक्षा, उसका प्रभाव, शिक्षित वर्ग जन्म लेता है, आलोचनात्मक दृष्टिकोण लगता है, प्रगतिशील विचारों से अवगत होते हैं, नेतृत्व वर्ग को जन्म देता है और राष्ट्रीय आंदोलन को जनतांत्रिक दिशा देता है। तमाम प्रगतिशील विचारों से भी परिचित होते हैं लोग। तीसरा जो कारण आप लिखेंगे, राष्ट्रवाद के उद्भव का जो तीसरा कारण आप लिखेंगे, वो लिखेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। अभी अभी हमने डिस्कस किया है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में, अभी भी हमने डिस्कस किया है कि उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो चेतना विकसित हो रही थी, उसका अलग अलग तरीकों से, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग वर्गों के द्वारा वो व्यक्त की गई। नागरिक विद्रोह के रूप में आपने देखा, जनजातीय विद्रोह के रूप में देखा, और इस उपनिवेशवाद विरोधी चेतना का जो सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में प्रतिक्रिया हुई है, प्रस्फुटन हुआ है, उसको हमने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में देखा। विस्तार से इस टॉपिक को हम लोग करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सुधार आंदोलन सभी धर्मों से जुड़े हुए हैं। ये सुधार आंदोलन हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए हैं, सिख धर्म से जुड़े हुए हैं, पारसी धर्म से जुड़े हुए हैं। और ये जो सुधार आंदोलन है, इनमें एक तार्किक दृष्टिकोण है, बौद्धिक तर्कवाद पर आधारित है। सभी जो सुधारवादी आंदोलन है, उसमें ज्ञान पर बहुत बल है, शिक्षा पर बहुत बल है। सभी में आप देखेंगे कि जो प्रगतिशील विचार हैं उनको महत्व दिया गया है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया गया है, मानववादी दृष्टिकोण अपनाया गया है, समानता की बात हो रही है, स्वतंत्रता की बात हो रही है, इस प्रकार की बात हो रही है। जितनी धार्मिक कुरीतियां हैं, अंधविश्वास हैं, सामाजिक अंधविश्वास हैं, कुरीतियां हैं, का विरोध हो रहा है। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से क्या होता है कि लोगों में राष्ट्र गौरव की बात आती है, आत्मसम्मान की बात आती है, आत्मसम्मान की भावना आती है। और इनसे क्या होता है, चूंकि इनकी विचार के पटल पर पूरे भारत में सुधार की बात थी, यद्यप उसकी सीमाएं हम लोग देखेंगे, लेकिन फिर भी वैचारिक दृष्टि से आप देखें तो इन्होंने सामाजिक एकीकरण में बहुत योगदान दिया था और वैचारिक एकीकरण में योगदान किया था, वैचारिक एकीकरण में योगदान किया। ठीक है, तो एक प्रकार से आप ऐसा कह सकते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि का निर्माण कर देते हैं लोगों में। जब सामाजिक एकीकरण होगा तभी तो सामूहिक चेतना डेवलप होगी। तो तीसरा कारण ये आपका हो जाएगा। चौथा कारण जो होगा, अंग्रेजों की जो प्रशासनिक नीतियां, उनकी जो राजनीतिक नीतियां हैं, उनकी जो आर्थिक नीतियां हैं,
इसको आप लिख सकते। अब प्रशासनिक नीतियों में आप देखें, एक जैसा प्रशासन, एक जैसे न्यायालय, आप देखेंगे एक जैसी डाकघर व्यवस्था, डाक व्यवस्था का विकास, टेलीग्राम व्यवस्था की विकास, रेलवे का विकास, ऐसा सब हो रहा है। एक जैसी न्यायालय व्यवस्था की स्थापना हो रही है। राजनीतिक एकीकरण की बात हो रही है। पूरी ब्रिटिश शासन, जहाँ जहाँ ब्रिटिश शासन है, ब्रिटिश भारत है, वहाँ एक जैसी आर्थिक नीति आ रही है। तमाम नीतियों की चर्चा मैंने अभी आरंभ में किया है। भू राजस्व नीतियों की बात किया है हमने, कृषि के वाणिज्यीकरण की बात किया है, औद्योगिकरण की बात किया है, रेलवे के विकास की बात हमने की है। तो इस प्रकार की आर्थिक नीति, इससे क्या होता है, इससे राजनीतिक एकीकरण को बल मिलता है। पूरा ब्रिटिश भारत एक हो जाता है, एक जैसी नीतियां, तो उससे राजनीतिक एकीकरण को बल मिलता है। उससे सामाजिक एकीकरण को बल मिलता है। उससे सामाजिक एकीकरण को बल मिलता है, राजनीतिक एकीकरण को बल मिलता है, सामाजिक एकीकरण को बल मिलता है। और आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप, आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप आर्थिक एकीकरण को भी बल मिलता है। और इनसे जो एकीकरण की भावना आ रही है, एकीकरण की बात हो रही है, यानी राजनीतिक एकीकरण हो रहा है, सामाजिक एकीकरण हो रहा है। अब रेलवे का विकास, परिवहन साधनों का विकास, एक साथ लोग बैठ के जा रहे हैं, आ रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्रों से मिल रहे हैं। आर्थिक नीतियों के माध्यम से अब आवागमन शुरू हुआ है, किसान बाजारों से जुड़ा है, तो लोग मिल रहे हैं आपस में, एक शहर दूसरे शहर से जुड़ रहे हैं। इससे क्या हो जाता है, इस सामाजिक एकीकरण को बल मिलता है और ये हमारे राष्ट्रवाद के विकास का आधार तैयार कर देते हैं। इस तरह से प्रशासनिक नीतियों का उल्लेख आप करेंगे। इसके बाद जो अगली नीति आप लिखेंगे, आई थिंक 5वीं होगी, वो प्रेस की भूमिका, पत्र पत्रिकाओं की भूमिका, पत्र पत्रिकाओं की भूमिका। अब प्रेस पत्र पत्रिकाओं की भूमिका में, क्योंकि आधुनिक शिक्षा का विकास हो गया है, प्रेस का विकास हो गया है, तो बड़ी संख्या में पत्र पत्रिकाओं का प्रचलन शुरू हो जाता है। इनके माध्यम से क्या होता है कि जो पत्रकार हैं वो शिक्षित वर्ग के लोग हैं, और धीरे धीरे जब उनको ये बात समझ में आ जाती है कि भारतीय हित, ब्रितानी हित अलग अलग है, उन्होंने इन विचारों को व्यक्त करना शुरू, अंग्रेजी शासन की वास्तविक चरित्र से लोगों को अवगत कराना शुरू किया। और साथ साथ क्या किया इन्होंने कि जो राष्ट्र की उपलब्धियां हैं, जो राष्ट्रीय मूल्य हैं, भारतीय संस्कृत की उपलब्धियां हैं, उनको लिखना शुरू किया। तो लोगों में इससे क्या हुआ, राष्ट्र के प्रति एक भावना आनी शुरू हुई, राष्ट्रीय भावना आनी शुरू हुई, आत्मसम्मान की भावना आना शुरू हुई, राष्ट्रीय गौरव की भावना आना शुरू हुई। तो इससे ये एक बड़ा महत्वपूर्ण एक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जब प्रेस पत्र पत्रिकाओं की भूमिका स्थापित होती है, तो राष्ट्रीय साहित्य की रचना होती, राष्ट्रीय साहित्य की भूमिका, ये भी पॉइंट आप लिख लीजिए, राष्ट्रीय साहित्य की। बहुत सारे जो लोग आए, शिक्षित वर्ग के लोग, उन्होंने ऐसी रचना शुरू की, ऐसे उपन्यास लिखने शुरू किए, ऐसी कविताएं कहनी शुरू किए, ऐसी कहानियां लिखनी शुरू की जो राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत थी। आप कुछ लोगों के नाम लिख सकते हैं, गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम लिख सकते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम लिख सकते हैं, टी सुब्रमण्यम अय्यर का नाम लिख सकते हैं, विष्णु शास्त्री चिपळूणकर का नाम लिख सकते हैं। आगे आप देखेंगे बाल गंगाधर तिलक वगैरह हैं। आपने स्वदेशी आंदोलन में देखा कैसे मुकुंदास, रजनीकांत सेठ, सैयद अबू मोहम्मद, इन लोगों ने राष्ट्रीय रचनाएं लिखी, यानी राष्ट्रीय मूल्यों पर बल दी, राष्ट्रीय सम्मान की इन्होंने बात की, स्वभाषा की इन्होंने बात की, स्वधर्म की बात की, स्वत की बात की। इससे क्या हुआ कि एक ऐसा नवयुवक वर्ग जन्म ले लेता है जिसके अंदर राष्ट्रीय भावनाएं आ रही,
और जो राष्ट्र के लिए कोई भी बलिदान देने को तैयार है, राष्ट्र के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो राष्ट्रवाद के उद्भव में, राष्ट्रीय भावना के उद्भव में इनका भी बड़ा रोल है, जिसको आप लिखेंगे। आगे आप लिखेंगे, कुछ वायसराय आते हैं और जिनकी नीतियां बड़ी ही प्रतिक्रियावादी है, यानी वो अपनी नीतियों के माध्यम से ब्रितानी सत्ता को और मजबूत बनाना चाहते हैं और भारतीयों की जो आकांक्षाएं हैं उसको दबाना चाहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को दबाना चाहते हैं, उभरते हुए राष्ट्रवाद को तोड़ना चाहते हैं। तो आप उनको ऐसे पॉइंट बना सकते हैं, आप लिखेंगे लिटन, रिपन, 2-3 नाम लिख सकते हैं, कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति। और इससे भी असंतोष था। अब जैसे लिटन ने जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाए के माध्यम से प्रेस का दमन किया, उससे लोगों में असंतोष है। यानी अभिव्यक्त की जो स्वतंत्रता है, आज़ादी है, उसको समाप्त करने की कोशिश की। शस्त्र अधिनियम लेकर के आते हैं कि कोई भी भारतीय शस्त्र नहीं रख सकता, इस प्रकार की बात कर रहे हैं। द्वितीय अफगान युद्ध इनके समय में हुआ और उसका जो पूरा का पूरा खर्चा था वो भारतीय राजस्व से दिया गया, इसको लेकर भी असंतोष है। रिपन के समय में आपने देखा इल्बर्ट बिल विवाद, और जो यद्यपि जुडिशरी में भारतीय न्यायाधीश और यूरोपीय न्यायाधीशों की समानता की बात करता था, लेकिन इसका विरोध हुआ और बाद में ये कहा गया कि यूरोपियों के मुकदमे एक ज्यूरी सुनेगी, उसमें 12 न्यायाधीश होंगे और 12 में 7 यूरोपीय कम से कम होंगे। तो इससे लेकर भी असंतोष है। कर्जन के बारे में आपने देखा कैसे उनके अधिनियम आते हैं, कलकत्ता कारपोरेशन अधिनियम आता है, यूनिवर्सिटीज़ एक्ट आता है, और अंत में आपने देखा किस तरह से उभरते हुए राष्ट्रवाद को तोड़ने के लिए इन्होंने बंगाल का विभाजन किया। तो इन सब बातों को लेकर के भारतीयों में असंतोष है। इस पॉइंट को आप लिखेंगे और बताएंगे ये सब राष्ट्रवाद के उद्भव के कारण है। एक पॉइंट और लिख सकते हैं आप, और वो पॉइंट है अंग्रेजों में जातिगत अहंकार। जातिगत अहंकार पहले ही हमने आपको बताया है, व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी का हमने कई बार उल्लेख किया है कि वो कहते हैं कि हम तो आपके कल्याण के लिए आए हैं। शायद प्रजाति के लोगों पर ईश्वर ने ये दायित्व डाल दिया है, ये उन पर ये एक बोझा डाल दिया है, कर्तव्य है उनका कि वो सभ्य बनाए, वो काले लोगों को सभ्य बनाए, ऐसा वो कह रहे हैं। और इसी जातिगत अहंकार के अंतर्गत आपने देखा होगा कि ट्रेन में भारतीय अपर क्लासेस में यात्रा नहीं कर सकते और क्लब वगैरह में नहीं जा सकते, और कभी कभी तो क्लब के बाहर होटल्स वगैरह में लिख दिया जाता है था, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, इस प्रकार की बातें। तो लोगों के दिलों पर प्रहार करती थी ये बातें, लोगों के मनों को परेशान करती थी ये बातें, और यह भी राष्ट्रवाद के उद्भव का एक कारण बन जाता है। तो उद्भव के कारण जो आपने ये राष्ट्रवाद, उद्भव, इसमें आपने पहला कारण देखा, दूसरा कारण देखा, अब ध्यान से लिख लीजिए, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, 8 कारण हमने आपको गिनाए हैं। इनमें और बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, लेकिन संक्षेप में आप ये लिखेंगे, भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना और उसका जो विरोधाभास था ये मूलाधार बनाता है। फिर कैसे ये राष्ट्रवाद की भावना को उभरने में और कौन कौन से कारक योगदान देते हैं, पाश्चात्य शिक्षा की क्या भूमिका है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की क्या भूमिका है, और अंग्रेजों की जो नीतियां हैं प्रशासनिक, उन सब की क्या भूमिका है, वो सब आप लिखेंगे। इसके बाद अन्य नीतियों की सब हमने चर्चा किया है।
और ये सब हमारे जो है ये उद्भव के कारण बन जाते हैं।